Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now I am going to discuss the consumer equilibrium with the help of budget line and indifference curve. जैसा कि हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ indifference curve and budget line. So first we have to know what is indifference curve and what is budget line. सो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है हमारे पास? इंडिफरेंस कर्व होता है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफ विच शोज ऑल कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब कि डिफरेंट कम्बिनेशन, दो गुड्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास टू गुड्स हैं, फूड्स हैं और क्लॉथ्स हैं। मतलब आप इनमें से ए बी सी डी ई इनमें से कोई भी कम्बिनेशन चूज़ करते हैं, ख्वा ए चूज़ करते हैं, बी सी डी ई, तमाम तर कम्बिनेशंस आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है, विद गिवन अमाउंट ऑफ इनकम। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है इनडिफरेंस कर्व। यहाँ इनडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है कि कंज्यूमर इन कम्बिनेशंस के बीच में इनडिफरेंट हो जाता है, चूँकि ये सारे के सारे कम्बिनेशन उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। As we know that if we increase the consumption of one good, we have to reduce the consumption of other good. अगर हम लोग एक गुड की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, दूसरी गुड की क्वांटिटीज़ को मस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा विद गिवन अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है। सो यहाँ पे उसने फूड्स और क्लॉथ्स की जैसे कि एग्जांपल दी है। मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि इनिशियली देखें, एक बंदे के पास अगर 15 क्लॉथ्स थे और 1 फूड थी, ठीक है। अब अगर वो फूड के मोर आइटम्स लेना चाह रहा है तो ही हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। जैसे जैसे वो फूड के आइटम्स लेता जा रहा है, हर अगले यूनिट पे उसे क्लॉथ्स के आइटम्स को फ़रगो करना पड़ रहा है, ठीक है। अब चूँकि ये बात मैंने हम लोग पहले भी जानते हैं कि जैसे जैसे वो हर अगले यूनिट पे ज़्यादा ज़्यादा क्लॉथ्स सॉरी इनिशियली उसने ज़्यादा क्लॉथ्स फॉरगो किए इन ऑर्डर टू गेट वन यूनिट ऑफ फूड, फिर लेटर ऑन उसने कम क्लॉथ्स फिर फॉरगो किए टू गेट अनदर यूनिट ऑफ फूड एंड सो ऑन। मतलब हर अगले यूनिट पे वो कम क्लॉथ्स देने को विलिंग था, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर अगले यूनिट पे उसकी यूटिलिटी फूड आइटम्स के लिए क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। तो उसके लिए फूड आइटम्स लेस अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, इसलिए वो क्लॉथ्स के लेस यूनिट देने को तैयार होता है हर अगले यूनिट पे, ठीक है। हम इन्हीं वैल्यूज़ को अगर प्लॉट कर दें ग्राफ के ऊपर तो हमारे पास ये कन्वेक्स टाइप इनडिफरेंस कर्व बन जाएगा। इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है? जैसे कि मैं अभी बता चुका, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, इस तरह की कोई भी वैल्यूज़ लेंगे तो आपके पास कन्वेक्स ही बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं इनडिफरेंस कर्व के ऊपर, ए बी सी डी ई, इनके ऊपर सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है। अब कंज्यूमर पे डिपेंड करता है वो ए बाय करे, बी बाय करे, सी बाय करे, डी बाय करे, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होगा। जस्ट हम ये जानते हैं कि अगर वो एक गुड की क्वांटिटीज़ को बढ़ाता है, उसे मस्ट दूसरी गुड की क्वांटिटीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अब हम देखते हैं इनडिफरेंस मैप हमारे पास क्या होता है। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इनडिफरेंस मैप क्या होता है? ये होते हैं इट शोज़ मैनी इंडिफरेंस कर्व फॉर ईच डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं, जैसे कि U1 है, U2 है, U3 है। ये सारे के सारे सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। मतलब जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, जितना हाई इंडिफरेंस कर्व होगा, उस पे सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल को चेंज नहीं करेंगे। एक इंडिफरेंस कर्व के सारे कॉम्बिनेशंस आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व इज़ प्रेफरेबल ऑन एवरी कॉम्बिनेशंस ऑफ लोअर इंडिफरेंस कर्व। सो U3 का हर कॉम्बिनेशन U2 के हर कॉम्बिनेशन पे प्रेफरेबल है और U2 का हर कॉम्बिनेशन U1 के कॉम्बिनेशन से अच्छा है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की कुछ हमारे पास एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर रेशनल है, मतलब कि वो हमेशा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑलवेज एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को
मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है और अपनी इनकम को वेस्ट होने से बचाता है। ठीक है, दूसरी अज़म्पशन ये है, कंज्यूमर बताता है कि विच कॉम्बिनेशन ही वुड प्रेफर एंड अमंग विच ही इज़ इनडिफरेंट, कि कौन से कॉम्बिनेशन को वो प्रेफर करता है और कौन से में वो इनडिफरेंट है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे देखें। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एक गुड की क्वांटिटीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड की क्वांटिटीज़ को हमें रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी। और इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है इसमें बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन हमें बताती है, शोज़ ऑल दोज कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे उसने दो गुड्स दिए एक्स और वाई, विच कंज्यूमर कैन बाय एट गिवन प्राइसेस यूजिंग अप ऑल ऑफ हिज इनकम। अपनी सारी की सारी इनकम को, जो वो सारी की सारी इनकम जो स्पेंड करना चाह रहा है, उस सारी की सारी इनकम को लगा के वो दो गुड्स के जो डिफरेंट कम्बिनेशंस ले सकता है, उसे हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन को ड्रा करने के लिए हमें दो बातों का पता होना ज़रूरी है। पहली बात, बंदे की इनकम कितनी है, मतलब वो एक्स वाई पे कितनी इनकम स्पेंड करना चाह रहा है, कितनी अमाउंट स्पेंड करना चाह रहा है। दूसरी बात, एक्स और वाई की प्राइसेस कितनी हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स की प्राइस कितनी है, 20। एक्स की प्राइस हमारे पास 20 है और जो वाई की प्राइस है वो है 10 रुपीज़ है। और जो इनकम है स्पेंड करने के लिए कंज्यूमर के पास वो है 100 रुपीज़। तो हम ये डिफरेंट कम्बिनेशंस उनके उसमें इनकम में रहते हुए ख़रीद सकते हैं। अगर हम लोग सारी इनकम वाई पे स्पेंड करते हैं तो हम 10 यूनिट वाई के ख़रीद सकते हैं, बट नो यूनिट ऑफ एक्स। अगर सारी इनकम हम लोग एक्स पे स्पेंड करते हैं तो वी आर एबल टू बाय 5 यूनिट्स ऑफ एक्स बट नो यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, विद गिवन अमाउंट ऑफ इनकम। और इसके इन बिटवीन हम वेरियस कम्बिनेशंस को ले सकते हैं, जैसे कि एक एक यूनिट एक्स का और 8 यूनिट वाई के, 2 यूनिट एक्स के और 6 यूनिट वाई के, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम जब प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस तरह लीनियर टाइप जो कर्व बनता है, ये हमारी बजट कांस्टेंट होती है कि हम यहाँ तक गुड्स को ख़रीद सकते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस को इस बजट लाइन पे के ऊपर रहते हुए, इस बजट में अपनी इनकम में रहते हुए इससे बाहर हम लोग नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व, अगर इनकम चेंज होती है, अगर बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर इनकम कम हो जाती है तो पैरेलल नीचे शिफ्ट हो जाता है। अगर प्राइस ऑफ गुड चेंज होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बताया जो बी प्रोडक्ट है, सॉरी ये एक्स प्रोडक्ट है, ये क्या होगी, ये सस्ती हो गई है। तो पहले वो यहाँ पे था तो यहाँ से वो मूव करके, मतलब जो बजट लाइन है वो क्या कर गई, टिल्ट करके बाहर की तरफ मूव कर गई। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जब बंदा अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करे कि उसे जो अपनी इनकम से यूटिलिटी हासिल हो वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब वो अपनी गिवन अमाउंट ऑफ इनकम को इस तरह स्पेंड करना चाहता है कि उससे अपनी यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं, consumer when consumer has chosen the combinations of commodities which he thinks has the highest satisfaction, he is said to be in equilibrium। वो equilibrium में होगा। एक कंज्यूमर का एम क्या होता है, एवरी कंज्यूमर wants to spend available amount of money in such a way that total utility he derives from the goods bought is maximum। जो टोटल यूटिलिटी है उसकी वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अगर अब हम लोग बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की मदद से देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे है। हमारे पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे होते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसने यहाँ पे 3 ही इंडिफरेंस कर्व ड्राइव किए हैं, बनाए हैं, IC1 IC2 IC3। ठीक है, अब और ये बजट लाइन है हमारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने बजट से बाहर नहीं ख़रीद सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो IC3 है, इसका तो कोई भी कम्बिनेशन हम लोग ख़रीद ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है, वो हमारे बजट लाइन के ऊपर आ रहा है। ये देखें, जैसे कि डी है, ये हम लोग ख़रीद नहीं सकते, ये हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। अब हम लोग क्या ख़रीद सकते हैं, हम लोग ये IC1 के कम्बिनेशंस भी ख़रीद सकते हैं, सी भी ख़रीद सकते हैं, ए भी ख़रीद सकते हैं, ए भी ख़रीद सकते हैं और ये बी भी ख़रीद सकते हैं, और ये वाला कम्बिनेशन भी ख़रीद सकते हैं। IC2 का एक ही कम्बिनेशन हम लोग ख़रीद सकते हैं, ये जो ई पॉइंट पे है। ठीक है, अब
जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व IC2 का जो टेंजेंट हो जाता है बजट लाइन के, ठीक है। अब कंज्यूमर को कौन सा कम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए। अब ये अगर हम लोग बजट लाइन पे देखें तो वो बी भी ख़रीद सकता है, ये ई वाला भी ख़रीद सकता है और ये सी वाला भी ख़रीद सकता है। अब ये बी और ये सी, ये दोनों IC1 पे आ रहे हैं। IC1 क्या है? लोअर इंडिफरेंस कर्व है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होता है वो शो करता है लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। हर कम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व का प्रेफरेबल होता है लोअर इंडिफरेंस कर्व के हर कम्बिनेशन पे। तो जब वो हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 का ये कम्बिनेशन ले सकता है जो कि ई पे है, तो वो फिर क्यों ये दो कम्बिनेशन लेगा? वो लिहाजा उसकी यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमाइज़ होगी? इस पॉइंट पे, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाएगा, IC2 टेंजेंट हो गया है बजट लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पे IC2 हो, IC3 हो, डजंट मैटर। तो आप कहेंगे कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा? जहाँ पे वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को अचीव कर लेता है, मतलब जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाता है बजट लाइन के, तो वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। Thank you. That is enough for consumer equilibrium. If you have any question, any query, you can ask me. Thank you. Hopefully, you will understand.